राधिका, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम अपना ये खेत बेच देते हैं। क्यों? इसको बेचकर एक बड़ा सा खेत खरीदेंगे। हाँ हाँ, वैसे भी इस खेत में बहुत कम फसल मिलती है हमें। जब हमारे पास बड़ा खेत आ जाएगा तो हमारे पास फसल भी काफी सारी आने लगेगी। तो ठीक है, मैं आज ही खेत को बेच देता हूँ। हाँ। दोनों अपने घर आते हैं। आनंद का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है। इस घर में केवल आनंद और उसकी पत्नी राधिका ही रहते हैं। कुछ दिन बाद अपना खेत बेचकर आनंद एक बड़ा खेत खरीद लेता है। जी, ये खेत तो कितना बड़ा है। हाँ, वाह राधिका वाह। अब इस खेत में हम एक साथ 5 किस्म की फसल करेंगे। हाँ। तभी दोनों की नजर उस खेत के कुएं पर पड़ती है जो काफी पुराना था। हाँ, इस बारे में मैंने बात की थी जमींदार साहब से, तो उन्होंने कहा कि तुम इस कुएं को बंद करके एक नया कुआं खुदवा लेना। तो मैंने कुछ कारीगरों को बुलवाया है, वो कल से आकर नए कुएं की खुदाई का काम शुरू कर देंगे और हम इस पुराने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बात ही खत्म। ये कुआं तो कितना पुराना है और इसमें पानी भी कितना कम है। अगले दिन कुछ कारीगर आनंद के खेत में आते हैं और उसके खेत के पुराने कुएं को बंद करके एक नया कुआं खोदने लगते हैं। करीब 2 महीनों के बाद कारीगर लोग आनंद के खेत में एक बड़ा कुआं बना लेते हैं जो पानी से पूरा भरा हुआ था। हाँ, इस कुएं के अंदर तो कितना पानी है। अब हमारी फसल को कभी पानी की कमी नहीं होगी। अब देखना कैसे हमारी फसल फटाफट से बढ़ती है। चलिए अब घर चलते हैं, कल और आकर फसल को अच्छे से पानी देंगे। ओह, ये क्या? ये दीवार कैसे गिर गई? राधिका, किसी ने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना? दोनों घर के अंदर आते हैं और घर में रखा सारा सामान देखते हैं। सामान तो सब बराबर है। जी, मुझे लगता है ये दीवार अचानक से गिरी है। हाँ, बेवजह हमारा इतना नुकसान हो गया। 2 दिन बाद आनंद फिर से अपने घर की दीवार बना देता है। हाँ, चलो दीवार तो बन गई। राधिका, अब हम खेत में जाकर फसल को पानी दे आते हैं। 2 दिन से हम खेत भी नहीं गए हैं। दोनों खेत में आते हैं। उनकी फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। तभी वो फिर से उस कुएं से पानी निकालकर फसल को पानी देते हैं। थोड़े समय बाद एक किसान हरिया आनंद के पास आता है। अरे ओ आनंद भाई, कल मैंने अपने बैलों को आपके इसी कुएं से पानी पिलाया था और बेचारे घर जाते ही अचानक से मर गए। क्या? अरे, ये क्या बोल रहे हो आप? भला हमारे कुएं का पानी पीकर क्यों आपके बैल मरेंगे? वो किसी और कारण से भी तो मर सकते हैं ना। हाँ, शायद उन बैलों ने कुछ गलत चीज खा लिया हो। अब जो भी हो, मेरे बैल तो मर गए, पर इस कुएं के पानी में जरूर कुछ है। तुम इस कुएं के पानी का उपयोग मत करो, ये पानी अच्छा नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे नहीं राधिका, तुम भी कहाँ उस पागल की बातों पर ध्यान दे रही हो। चलो। तभी आनंद के पास पड़ोस वाले खेत का मालिक वहाँ आता है। अरे दर्पण काका, आप? आनंद, 8 दिन से मेरी फसल को पानी नहीं मिल पाया। मेरे खेत का कुआं अचानक से सूख गया है। क्या मैं तेरे कुएं से थोड़ा पानी ले सकता हूँ? अरे हाँ हाँ काका जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपको जितना पानी चाहिए उतना ले जाइए। हाँ, धन्यवाद बेटा, मैं अभी पाइप लेकर आता हूँ। तभी दर्पण एक पाइप लेकर आता है और उस पाइप को आनंद के कुएं के अंदर डालकर अपने खेत में आकर अपनी फसल को पानी देने लगता है। थोड़े समय बाद दर्पण का खेत पानी से भर जाता है। अरे आनंद बेटा वो पाइप निकाल दे। चलो, अच्छा हुआ जो फसल को इतना सारा पानी मिल गया। तभी अचानक दर्पण के खेत की हरी भरी सारी फसल सूखकर खराब हो जाती है। अरे ये मेरी फसल सूख कैसे गई? आनंद जी, वो देखिए, दर्पण काका की सारी फसल सूख कैसे गई? वही तो, अभी तो उनकी फसल एकदम हरी भरी थी। काका जी, आपकी फसल अचानक से सूख कैसे गई? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया आनंद। कितनी बड़ी हो गई थी ये फसल। एक मिनट,
मैंने जैसे ही तुम्हारे कुएं का पानी फसल को दिया, तभी मेरी सारी फसल सूख गई। तुम्हारे कुएं के पानी से ही मेरी सारी फसल बर्बाद हुई है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे काका, आप ये क्या बोल रहे हो? भला हमारे कुएं के पानी से आपकी फसल कैसे बर्बाद हो सकती है? अरे जैसे ही तेरे कुएं का पानी इस फसल पर पड़ा, अचानक से सारी फसल खराब हो गई। तेरे कुएं का पानी ही है जो खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रोज उसी कुएं का पानी अपनी फसल को भी दे रहे हैं, फिर हमारी फसल क्यों खराब नहीं हो रही? ये सुनकर दर्पण भी सोच में पड़ जाता है। मेरे तो लाखों रुपए बर्बाद हो गए। शाम का समय दोनों घर आते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं। राधिका अलमारी खोलकर जैसे ही तिजोरी खोलती है तो अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे। हाँ, हाँ, अरे क्या 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 हुआ राधिका? मेरे सोने के जेवर कहाँ हैं? क्या? यही तिजोरी में तो रखे थे मैंने सोने के जेवर। अचानक कहाँ गायब हो गए सारे जेवर? अरे ठीक से देखो, तुमने कहीं यहाँ वहाँ रख दिए होंगे जेवर। देखो। दोनों अलमारी का हर हिस्सा, कमरे का कोना कोना छान मारते हैं, पर उन्हें राधिका के जेवर कहीं नहीं मिलते। वो जेवर 5 लाख रुपए के थे जी। कहाँ चले गए मेरे सारे जेवर? ओहो, अचानक से तिजोरी के अंदर से जेवर कैसे गायब हो गए? हाँ, राधिका, हम खेत में जाकर फसल को पानी दे आते हैं, फिर जाकर मुखिया जी को सारी बात बताते हैं कि कैसे अचानक से हमारे घर से जेवर गायब हो गए। दोनों खेत में आकर कुएं का पानी फसल को देते हैं और नगर के मुखिया के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। क्या बात कर रहे हो? लाखों रुपए के जेवर गायब हो गए? कैसे? वही तो नहीं पता मुखिया जी। अरे कहीं किसी ने तुम्हारे घर में चोरी तो नहीं की? नहीं मुखिया जी, अगर कोई जेवर चोरी करता तो तिजोरी में काफी सारे पैसे भी थे। चोर जेवर के साथ पैसे भी चुरा कर ले जाता। चोरी की गुंजाइश नहीं है मुखिया जी, क्योंकि ना अलमारी का ताला टूटा हुआ था, ना तिजोरी टूटी हुई थी, दोनों ही बंद पड़े थे। ये सुनकर मुखिया हैरत में पड़ जाता है। हाँ, ये तो बड़ा अनोखा और गंभीर मामला है आनंद। अरे भाई, अचानक से तुम्हारे घर से जेवर गायब कैसे हो सकते हैं? थोड़े समय बाद दोनों रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे थे। आनंद जी, कहीं ये सब उस कुएं के कारण तो नहीं हो रहा जो हमारे खेत में है? ये क्या बोल रही हो राधिका? भला इन सब से उस कुएं का क्या संबंध? हमारे घर की दीवार गिर गई थी, फिर हरिया भाई के बैलों की मृत्यु हो गई, फिर दर्पण काका की भी फसल अचानक से खराब हो गई, और जब हम खेत में पानी देकर अपने घर आए तो हमारे जेवर अचानक से गायब हो गए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि सारी घटना तो उसी कुएं की ओर इशारा कर रही है। वो कुआं जरूर कोई शापित कुआं है। जो भी उस कुएं के पानी का उपयोग कर रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ये सब उसी कुएं के कारण हो रहा है। राधिका, कल हम राजा साहब के पास जाएंगे और उन्हें सारी बात बताएंगे। थोड़े समय बाद दोनों जब अपने घर आते हैं, पूरा घर खाली था। अरे, घर का सारा सामान कहाँ चला गया? अरे, घर में तो एक भी सामान नहीं है। दोनों पूरे घर को देखते हैं तो उनके घर का फर्नीचर, बिस्तर, सामान, बर्तन, गैस, कपड़े, बाल्टी, यहाँ तक कि झाड़ू भी सब कुछ गायब हो चुका था। घर में केवल दीवारों के सिवा कुछ न बचा था। ये देखकर दोनों खूब रोते हैं। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। राधिका, हमें राजा साहब के पास जाना होगा, चलो। राधिका और आनंद पास के नगर में राजा सूर्यसेन के पास आते हैं। तभी आनंद राजा को सारी बात बताता है। क्या? ये कैसे संभव है? हम भी यही सोचकर परेशान है महाराज। ये तो काफी गंभीर मामला है। आनंद, हम उस कुएं को देखना चाहते हैं। तभी सब आनंद के खेत में उस रहस्यमयी कुएं के पास आते हैं। वो कुआं जल से पूरा भरा हुआ था। आखिर क्यों इसका जल उपयोग करने पर बुरा हो रहा है? मंत्री जी, फौरन एक जानवर लेकर आइए। थोड़े समय बाद
मंत्री एक भैंस के बच्चे को लेकर वहाँ आता है। अब इस बच्चे को कुएं का पानी पिलवाइए। तभी मंत्री उस भैंस के बच्चे को उस कुएं का पानी पिलाता है। अचानक उस भैंस के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये भैंसे का बच्चा तो मर गया महाराज। ये कैसे संभव है? कोई इस कुएं का पानी पीकर मर कैसे सकता है? मंत्री जी, तुरंत जाकर तांत्रिक बाबा को ले आइए। जाइए। थोड़े समय बाद मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहाँ आता है तो राजा उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। बाबा अब आप ही हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। तभी बाबा कुएं को हाथ लगाकर अपना ध्यान लगाते हैं। थोड़े समय बाद बाबा, क्या है इस कुएं का रहस्य? आनंद, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर अपने बीते जीवन में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी तुम्हें इस रूप में सजा मिल रही है। क्या? इस कुएं के अंदर एक शक्ति है जो चाहती है कि तुम अपने उन पापों के बारे में सबको बताओ आनंद, नहीं तो ये शक्ति तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और इस नगर को भी। क्या कहीं ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा है? बताओ आनंद, क्या पाप किए हैं तुमने और तुम्हारी पत्नी ने? बताओ हमें, तुम्हारे पापों के कारण आज बेकसूर लोगों का नुकसान होता जा रहा है। क्यों ये कुआं अचानक से एक रहस्यमयी कुआं बन गया? बोलो। राजा साहब, कुछ महीने पहले मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। मेरे बाबा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं, राधिका और मेरा छोटा भाई भोला और भोला की पत्नी गायत्री और उसका बेटा अनुज, हम सब मेरे बाबा के पास खड़े थे। बेटा आनंद, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अपने भाई भोला का हमेशा हमेशा ख्याल रखना। बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे भोला, तू हमेशा मेरा सबसे छोटा खेत मांगता था ना, वो खेत मैं तुझे दे रहा हूँ बेटा। उसमें अच्छे से फसल उगाना और बड़ा खेत आनंद मैं तुझे देता। इतना कहते ही मदनलाल की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मौत देखकर आनंद और उसका छोटा भाई भोला खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद आनंद के परिवार में उसकी पत्नी राधिका, छोटा भाई भोला, भोला की पत्नी और बेटा गायत्री, अनुज, ये सब थे। दोनों भाई अपने पिता के बड़े से घर में रहते थे। हाँ भाई, आज से आप अपना बड़ा खेत संभालिए और मैं भी अपने छोटे से खेत में खेती करूंगा। आनंद और भोला मदनलाल के साथ अपने खेतों में खेती करते थे। तभी भोला अपने खेत में आकर खेती करने लगा। एक दिन आनंद के खेत का कुआं अचानक से सूख जाता है। ओहो, ये कुआं कैसे सूख गया? अगर मेरी फसल को पानी नहीं मिला तो मेरी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करूं? हैं? भोला के कुएं में तो कितना सारा पानी है। वहां मेरे कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं है और यहाँ इस भोला के कुएं में पानी ही पानी भरा पड़ा है। रात का समय। अरे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वहाँ उस भोले के कुएं में भर भर के पानी है और हमारे कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं है। अब हम फसल को पानी दें तो दें कैसे राधिका, बताओ। जी, अब ससुर जी तो रहे नहीं और हमारे पास उनकी इतनी सारी संपत्ति है। सोचिए, अगर ससुर जी की ये सारी संपत्ति हमारी हो जाए तो। मतलब? देखिए, हमारी तो अपनी कोई संतान नहीं है। अब आगे चलकर एक ना एक दिन ससुर जी की संपत्ति का बंटवारा तो होगा ही, तो हमें भोला और गायत्री को भी ससुर जी की संपत्ति से हिस्सा देना होगा। अगर सोचिए, भोला और उसका परिवार ही ना रहे तो ये सारी संपत्ति केवल हमारी हो जाएगी। ये सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। हाँ राधिका, बात तो तुम्हारी सच है, पर वो भोला यहाँ से क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा
पर हम तो उसे यहाँ से भेज सकते हैं ना। फिर हम अपने दोनों खेत बेचकर एक बड़ा सा खेत खरीद लेंगे। अरे लेकिन हम भोला को यहाँ से भेज कैसे सकते हैं? ध्यान से सुनिए। समझ गए ना आप? समझ गया मैं राधिका। अब उस भोले भाले भोला को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। अगले दिन सब घर में थे। ए भोला, आज ना हम सब मिलकर खेत में जाते हैं और हम दोपहर का खाना भी वहीं खेत में बनाकर खाएंगे। क्या कहता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ चलो भोला, अब हम सब तुम्हारे खेत के कुएं का पानी पीकर आते हैं। चलो। भोला जी, बाबा, भोला जी। अरे कोई बचाओ भोला जी को। बाबा कहाँ हो आप? बाबा। ये क्या किया आपने जेठ जी? आपने भोला जी को कुएं में क्यों धकेल दिया? क्या कहा? आनंद जी ने धकेल दिया देवर जी को कुएं में? अरे तुमने धकेला है देवर जी को कुएं के अंदर। हम दोनों तो अपने खेत में थे। क्या? क्यों झूठ बोल रही हो आप जेठानी जी? हमने खुद देखा है कि जेठ जी ने ही धकेला है भोला जी को। अरे आओ आओ गांव वालों आओ। अरे देखो देखो, इस गायत्री ने मेरे भाई को कुएं में धकेल के मार दिया। आनंद की आवाज सुनकर वहाँ कई सारे लोग आ जाते हैं। भोला की मृत्यु हो चुकी थी। अरे क्या 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 हुआ आनंद भाई? अरे मैं और राधिका अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी हमने देखा कि इस गायत्री ने मेरे भाई को कुएं में धकेल कर मार दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा भोला जी को, वो तो जेठ जी। अरे रोज रोज तू देवर जी से लड़ाई करती थी, उन्हें इतना परेशान करती थी, और आज तो तूने उन्हें जान से ही मार दिया गायत्री। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? गायत्री ने भोला को जान से मार दिया? अरे मारो गायत्री को, मारो। माँ, भागो यहाँ से, भागो। भोला जी, ये क्या हो गया भगवान जी? राधिका, मैंने अपने दोनों खेत जमींदार साहब को बेच दिए, और जिस कुएं में भोला मरा था, मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। देखा मेरा उपाय? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ राधिका, अब बहुत जल्द हम एक बड़ा खेत खरीद लेंगे। क्या तुमने अपने ही भाई को संपत्ति के लिए जान से मारकर उसके खून का आरोप गायत्री पर लगा दिया? और अब भोला की आत्मा ही इस कुएं में प्रवेश करके तुम दोनों को बर्बाद करती जा रही है। अरे बाबा, हमसे गलती हो गई, हमको बचा लीजिए बाबा। तुमने अपने भाई का हक मारा है आनंद। अगर तुम इस बर्बादी से बचना चाहते हो तो भोला के हिस्से की संपत्ति गायत्री और अनुज को दे दो, वरना हम अपना सब कुछ गायत्री को दे देंगे, बस हमें बचा लीजिए बाबा। उसके बाद दोनों गांव के बाहर गायत्री के पास आते हैं और उसे अपनी आधी संपत्ति देकर उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद गायत्री उस खेत में खेती करके खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपना जीवन बिताती है। रानी साहिबा, आपको ये कदम उठाना ही होगा। मारिए अपने पति को रानी साहिबा, मारिए। रानी साहिबा, आप हमें मारना चाहती हैं? हमें? अपने पति को?
ऐसे शैतान पति को अगर 1000 बार भी मारने का मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे राजा साहब। क्यों किया था आपने ऐसा महाराज, क्यों? ये है रानी सुमित्रा, जिसने अपने ही पति राजा सुखचंद की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर क्यों मारा रानी ने राजा को? आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था राजा से? तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी के पिछले मोड़ पर। राजा सुखचंद पान नगर में अपने बड़े से राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के साथ रहता है। राजा सुखचंद इस राज्य का राजा है। महाराज, हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए, फिर हम अब तक संतान के बारे में कोई विचार क्यों नहीं कर रहे? ओहो, अब हम क्या बताएं रानी साहिबा को कि हम खुद ही संतान पैदा ही नहीं करना चाहते। अगर हम पिता बन गए तो हमारी ये जवानी चली जाएगी, और हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारी जवानी जाए और हम बूढ़े हो जाएं। हमने आपसे कुछ पूछा महाराज? अब रानी साहिबा, अभी हमें भला संतान की क्या ही आवश्यकता है? जब हमें संतान की जरूरत होगी तो हम इसके बारे में विचार करेंगे, है ना? चलिए, अच्छा हम चलते हैं, हमें एक जरूरी पंचायत में जाना है। राजा कमरे से बाहर चला जाता है। आखिर महाराज संतान क्यों नहीं होने दे रहे? जब भी हम उनसे इस विषय पर बात करते हैं तो वो हमेशा हमारी बात को टालकर चले जाते हैं। न जाने क्या चल रहा है महाराज के दिमाग में। राजा सुखचंद बहुत ही घमंडी राजा है। राजा चाहता है कि वो हमेशा जवान रहे। वो ये कभी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए। और किसी ने उससे कहा था कि अगर संतान हो जाती है तो इंसान खुद ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए राजा कभी अपनी संतान नहीं होने दे रहा था। इधर राजा अपने मंत्री के साथ महल के बाहर अपनी बग्गी के पास खड़ा था। मंत्री जी, आपने पता किया क्या उस तांत्रिक के बारे में? जी महाराज, वो तांत्रिक पहाड़ी इलाके में रहते हैं। तो फिर पहाड़ी इलाके पर हमारे चलने की व्यवस्था कीजिए मंत्री जी। हम अभी और इसी समय उन तांत्रिक से मिलना चाहते हैं। जी महाराज। जवानी हमेशा कायम रखने के लिए राजा हर तरह के नुस्खे आजमाता था। तभी वो मंत्री के साथ दूर एक पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा के पास आता है। प्रणाम बाबा। बाबा, हमने सुना है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। जी राजा साहब, बताइए आप क्या समस्या लेकर आए हैं? बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी ये जवानी हमेशा कायम रहे, हम कभी बूढ़े ही ना हो पाएं। क्या आपके पास में ऐसी कोई दवा या चमत्कारी वस्तु है क्या, जिससे हम हमेशा जवान बने रह सकें? ये सुनकर बाबा हंसने लगते हैं। राजा साहब, इस संसार में कोई भी ऐसी दवा, कोई भी तंत्र या वस्तु नहीं है जो किसी को हमेशा जवान रख सके। हर जानदार चीज बच्चे से जवान और जवानी से बूढ़ी होती है। अरे तो कोई तो ऐसा तंत्र मंत्र होगा ना बाबा? नहीं महाराज, अगर ऐसा कोई तंत्र मंत्र होता तो इस संसार में आज हर कोई जवान ही रहता। कोई भी बुढ़ापे के दर्द को क्यों अपनाता? ये सुनकर राजा दुखी होकर वापस अपने नगर चला आता है। हर कोशिश, हर संघर्ष, हर तलाश हमारी नाकाम साबित होती जा रही है मंत्री जी। न जाने कब मिलेगा हमें वो मंत्र जो हमेशा जवानी कायम रख सके। महाराज, मुझे तो लगता है कि बाबा जी वैसे ठीक ही कह रहे थे। ऐसा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता जो जवानी बनाए रख सके। आप इस विषय पर सोचना छोड़ दीजिए महाराज। राजा सुखचंद को बस एक ही रास्ता पाना था, और वो था हमेशा जवानी कायम रखने का। और वो हमेशा इसी रास्ते को पाने के चक्कर में लगा रहता था। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन राजा अपने महल के बाहर आता है और बग्गी में बैठ जाता है। हाँ,
न जाने कब हमें हमारी मंजिल मिलेगी। सैनिक, जंगल की ओर चलिए। राजा बग्गी में सवार होकर दूर एक जंगल में आता है। सैनिक, अब तुम महल जाओ। महाराज, किंतु मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम हमारी चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जाओ। सैनिक बग्गी वहीं छोड़कर पैदल वहां से चला जाता है। तभी राजा पैदल चलते हुए दूर एक कुएं के पास आकर बैठ जाता है और कुआं सूखा और काफी पुराना था। ओहो, ये कुआं तो कितना गहरा और पुराना है। राजा वहीं बैठकर मन ही मन सोचने लगता है। पता नहीं हमें कब वो राज मिलेगा जिस राज से हम हमेशा जवान रह सकें। तभी उस कुएं के अंदर से रोशनी निकलने लगती है। अरे, इस कुएं के अंदर से ये रोशनी कैसे निकल रही है? तभी उस रोशनी के अंदर से एक नीला जिन बाहर निकल आता है। उस जिन को देखकर राजा के होश उड़ जाते हैं। हाँ, ये कौन है? जिन राजा को देखने लगता है। इंसान, वो भी यहाँ? कौन हो तुम? मैं एक जादुई जिन्न हूँ। और अब मैं तुम्हें अपनी जादुई नगरी में ले जाकर हमेशा के लिए वहां का निवासी बना दूंगा। जादुई जिन? इसका मतलब ये जिन हमारी सहायता कर सकता है। जादुई जिन, देखो भाई, हमें कुछ मत करना, हम इस राज्य के राजा हैं। अगर तुम हमारा एक कार्य करोगे तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। बस हमारा एक कार्य कर दो। जो मैं कहूंगा तू वो करेगा? हाँ हाँ जादुई जिन। बता, क्या काम है तेरा? हमें ऐसा राज चाहिए जिससे हम हमेशा जवान रह सकें और हमें कभी बुढ़ापा ना आए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई राज है? हाँ, मेरी जादुई नगरी में एक पेड़ है जिसके फल खाने से इंसान हमेशा के लिए जवान रहता है। अगर कोई उस फल को हमेशा खाता रहेगा तो उसे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। ये सुनकर राजा खुशी से पागल हो जाता है। हाँ, सच में? तो हमें उस जादुई पेड़ के पास ले चलिए ना जादुई जिन। हम उस पेड़ के फल खाकर अपने आप को जवान रखना चाहते हैं। हाँ, जरूर ले चलूंगा, पर उसके लिए तुम्हें रोज 2 इंसानों को यहाँ लेकर आना होगा और फिर मैं उन्हें अपनी नगरी में ले जाकर वहां का निवासी बनाता जाऊंगा, क्योंकि मेरी जादुई नगरी में सभी निवासी खत्म हो चुके हैं और मैं इस कुएं के इलाके से बाहर नहीं जा सकता। पर कोई बात नहीं, हमें अपना सपना पूरा करने के लिए इस कार्य को तो करना ही होगा। अब हाँ, ठीक है जादुई जिन, हम तुम्हें रोज 2 इंसान लाकर देंगे और बदले में तुम हमें रोज वो जादुई फल खाने के लिए दोगे, ठीक है? राजा खुशी खुशी अपनी बग्गी में बैठकर अपने नगर आता है। हाँ, आखिर हमें जवानी कायम रखने का राज मिल ही गया। अब हमें इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना है। हम सबसे छुपकर हर रोज नगर के 2 निवासियों को अपने साथ उस जादुई जिन के पास ले जाएंगे और उससे रोज जवानी कायम रखने वाला फल लेकर खाते जाएंगे। तभी राजा नगर के 2 निवासियों को बुलाता है। जी महाराज। देखो, हमें तुम दोनों से एक जरूरी कार्य है, हमारे साथ चलिए। राजा दोनों को बग्गी में लेकर जंगल में उसी कुएं के पास आता है। महाराज, आप हमें इस जंगल में क्यों लेकर आए हैं? कहाँ हो जादुई जिन? देखो मैं आ गया। तभी कुएं के अंदर से वो जादुई जिन बाहर निकल आता है।
ये कौन है? ये कौन है? जादुई जिन, ये रहे 2 इंसान। वाह राजा वाह, आज तूने मुझे खुश कर दिया। तभी जादुई जिन राजा और उन दोनों आदमियों को लेकर उस सूखे कुएं के अंदर चला जाता है। तभी चारों एक सुनहरी जादुई नगरी में आ जाते हैं, जहाँ के हर पेड़, हर चीज सोने और हीरे की थी। ओह, इतना सारा खजाना! ये कौन सी जगह है? ये मेरी जादुई नगरी है। तभी जादुई जिन उन दोनों आदमियों को अपनी शक्ति से सोने के आदमी बना देता है और वो दोनों सोने के आदमी बनकर उस नगरी में घूमने लगते हैं। ओह, ये कैसे फल हैं? ऐसे फल तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ, तो यही वो जादुई फल है राजा, जिन्हें खाने के बाद इंसान हमेशा जवान रहता है। लो। अरे वाह, ये फल तो काफी मीठा है। हाँ, अब तू जा राजा, और कल फिर 2 इंसानों को लेकर यहाँ पे आना, और बदले में मैं तुम्हें फल देता जाऊंगा। राजा कुएं से बाहर आ जाता है। हाँ, आखिर हमने वो जादुई फल खा ही लिए। राजा अपने नगर, अपने महल में आता है। क्या हुआ महाराज, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सही कहा रानी साहिबा आपने, आज हम सचमुच में बहुत खुश हैं। अपनी इस खुशी का राज हमें नहीं बताएंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, सही समय आने पर हम आपको अवश्य बताएंगे। अगले दिन राजा फिर से सबसे छुपकर 2 लोगों को उस जादुई जिन्न के पास ले जाता है और उन्हें जादुई जिन्न के हवाले करके उस जादुई नगरी में लगे उस पेड़ से फल तोड़कर खाने लगता है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजा ने अब तक आधे नगरवासियों को उस जादुई जिन्न के हवाले कर दिया था। अब रोज रोज नगरवासियों के लापता होने पर बाकी के नगर के निवासी बेहद परेशान होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोग कहाँ लापता हो जा रहे हैं और जादुई फल खाने से राजा दिन प्रतिदिन और जवान होता जा रहा था। एक शाम, ये कैसे संभव है महाराज, हम भी परेशान हैं। पता नहीं हर दिन नगर से लोग लापता कैसे होते जा रहे हैं। अब तक आधे नगरवासी लापता हो चुके हैं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लोगों को अगवा कर रहा है? हो सकता है रानी साहिबा, पर लोगों को अगवा कौन कर रहा है, ये कैसे पता करें? फल खाने से राजा की जवानी काफी झलक रही थी। वो पहले से भी और ज्यादा जवान दिख रहा था। तभी नगर के एक लड़के पीयूष की नजर राजा पर पड़ती है। महाराज तो कितने जवान दिख रहे हैं। पहले तो ये इतने जवान नहीं दिखते थे, फिर अचानक से इनकी इतनी जवानी कैसे चमक रही है। तुम लोग चिंता मत करो, हम इस विषय पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाते हैं। ठीक है, जाओ। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री जी, आज से आप सेनापति के साथ मिलकर नगर में पहरेदारी कीजिए और अगवा करने वालों का पता लगाइए कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को अगवा कर रहे हैं। जी महाराज। तभी राजा अपने कमरे में आता है। हाँ, अब तो सारे नगरवासी चौकन्ने हो चुके हैं। हमें बड़ी चालाकी से अपने काम को अंजाम देना होगा। किसी को इस खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन दोपहर में राजा अकेला बग्गी में बैठकर सड़क से जा रहा था। तभी वो 2 आदमियों को अपनी बग्गी में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो पीयूष राजा के साथ बग्गी में 2 आदमियों को देख लेता है। ये राजा साहब के साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं? पीयूष राजा की बग्गी का पीछा करने लगता है।
थोड़े समय बाद राजा जंगल में उसी जादुई कुएं के पास आता है। पीयूष एक पेड़ के पीछे छुपकर तीनों को देख रहा था। तभी वहाँ जादुई जिन्न प्रकट होता है। अरे ये क्या है? तभी कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और जादुई जिन्न सबको लेकर उस रोशनी के अंदर चला जाता है। ये कैसा चक्रव्यूह है? मुझे पता लगाना ही होगा। तभी रोशनी के गायब होने से पहले ही पीयूष तेजी से उस कुएं के अंदर रोशनी में कूद जाता है और वो भी सीधे उस जादुई नगरी में आ जाता है, जहां सामने जादुई जिन्न उन दोनों को सोने के आदमी बना देता है और राजा को वो फल देकर उससे बातें करने लगता है। पीयूष दोनों की सारी बातें सुन रहा था। ओह, इसका मतलब राजा साहब खुद को जवान रखने के लिए नगर के निवासियों को इस मौत की दुनिया में लेकर आते जा रहे हैं। हाँ, राजा साहब तो हम सबके साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। थोड़े समय बाद राजा उस पेड़ से एक फल खाकर सामने एक दरवाजे के अंदर से अपनी दुनिया में चला जाता है और वो जिन्न भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी पीयूष सामने दीपक के पास आता है, जो अब सोने का बन चुका था। ए दीपक, ये क्या हो गया है तुझको? तुम सब सोने के कैसे बन गए? दीपक पीयूष की एक नहीं सुन रहा था। वो खामोश खड़ा उस पेड़ को घूरे जा रहा था। ये दीपक मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? राजा इस जादुई फल की वजह से लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा रहा है ना। अब मैं इस जादुई फल के पेड़ को ही काट देता हूँ। हाँ। तभी पीयूष उस जादुई पेड़ के सारे फल तोड़ देता है और उस पेड़ को तोड़कर उसे जला देता है और जादुई फल लेकर उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जिस दरवाजे से राजा गया था। पहले इन फलों को अपने घर ले जाकर रख देता हूँ, फिर राजा की सारी करतूत लोगों को बताता हूँ। पीयूष वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा फिर से 2 आदमियों को लेकर उस जादुई नगरी में आता है और जादुई जिन्न उन आदमियों को सोने का बना देता है, जिसके बाद ये दोनों भी बाकी लोगों की तरह उस नगरी में घूमने लगते हैं। हैं? ये जादुई फलों का पेड़ कहाँ गया? यही तो था वो। सामने वो पेड़ नहीं था, उसे पीयूष ने जला दिया था। हैं? कहाँ गया वो पेड़? अब तक तो यहीं पे था वो। कहीं इन लोगों ने उस पेड़ को तोड़ तो नहीं दिया? नहीं, ये सब तो मेरे वश में है। ये वही करते हैं जो मैं चाहता हूँ। लगता है कोई मेरी इस नगरी में आया था और उसी ने इस पेड़ को तोड़कर जलाया है। हाँ, तो अब हम उस फल को कैसे खाएंगे? यहाँ कोई दूसरा पेड़ भी तो होगा ना? नहीं राजा, इस पूरी नगरी में वो केवल एक ही पेड़ था और मैं उसे दोबारा बना या उगा भी नहीं सकता। वो जादुई पेड़ इस पूरी नगरी में और कहीं नहीं है। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या? इधर पीयूष सारे नगर वासियों के साथ राजा के महल में रानी के पास आता है और सबको अपनी आंखों देखी कानों सुनी सारी बात, सारा हाल सुनाता है। उसकी बातें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना पीयूष? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ रानी साहिबा। राजा साहब उस जादुई जिन के साथ मिलकर लोगों को उस जिन के कैद में डालते जा रहे हैं। हाँ, तभी लोग अचानक से नगर से लापता होते जा रहे हैं। रानी साहिबा ये सच बोल रहा है, क्योंकि महाराज हमेशा जवान रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको इस बारे में कोई खबर नहीं है, पर महाराज सालों से जवान रहने के नुस्खे आजमाते जा रहे थे। मंत्री रानी को सारी बात बताने लगता है। इधर राजा उस जिन्न के पास खड़ा था। जादुई जिन, अब तो तुम्हारे पास जवानी कायम रखने वाला वो फलों का पेड़ तो है नहीं, इसीलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं और दोबारा यहाँ हम कभी नहीं आएंगे।
राजा वहाँ से जाने लगता है। तभी जादुई जिन अपनी शक्ति से राजा को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। हाँ, ये सलाखें कहाँ से आ गईं? अब हमें बाहर निकालो जादुई जिन। ऐसे कैसे निकाल दें राजा? अगर तू चला गया तो अब मुझे इंसान नहीं मिल पाएंगे। अब मैं इन सारे लोगों को खाऊंगा और जब ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे उसके बाद तो मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर जादुई जिन वहाँ से गायब हो जाता है। पिंजरे में राजा के पास बढ़िया खाना पानी सब आ जाता है। अरे ये कहाँ फंस गए हम? अरे कोई है? अरे कोई हमें बचाओ! अरे कोई है क्या? कोई है? इधर रानी और सब महल में थे। तभी मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर महल में आता है तो रानी उन्हें सारी बात बताती है। बाबा, अब आप ही हमें उस जादुई जिन्न के कहर से छुटकारा दिला सकते हैं। तभी रानी, नगरवासी सब लोग बाबा के साथ उस जंगल में उस जादुई कुएं के पास जाते हैं। हाँ हाँ, यही है वो जादुई कुआं बाबा। इसी के अंदर इस जिन की जादुई नगरी है। बाबा, उस जादुई जिन और उसकी जादुई नगरी को नष्ट कर दीजिए। रानी साहिबा, उस जादुई नगरी में राजा साहब भी हैं। अगर हमने अपनी शक्ति से उस जादुई नगरी और उस जिन्न को नष्ट किया तो राजा साहब का भी अंत हो जाएगा। जिसे इंसानों की जान की कद्र नहीं, ऐसे इंसान का इस संसार में जीवित रहना ठीक नहीं है बाबा। हमें कोई परवाह नहीं, आप अपना कार्य कीजिए। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस जिन्न की पूरी जादुई नगरी का सर्वनाश कर देते हैं और उस जिन्न को अपनी शक्ति से काफी घायल कर देते हैं। तभी वो जादुई जिन्न राजा के साथ उस कुएं से बाहर आता है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं इस राजा का सर्वनाश कर दूंगा। चले जाओ। तभी जिन्न राजा के शरीर में घुस जाता है। रानी साहिबा, अब आप ही राजा साहब और इस जादुई जिन्न का अंत कीजिए। बाबा रानी को एक शक्तिशाली तीर देते हैं। ये आप क्या कर रही रानी साहिबा? हम आपके पति हैं। हाँ, हमने सोचा था हमारे महाराज गरीबों के हमदर्द हैं, अपने राज्य के निवासियों से प्रेम करते हैं, पर हम गलत थे महाराज। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे। आपको अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे गद्दार राजा को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। तभी रानी उस तीर से राजा के सीने पर वार करती है, जिसके बाद वहाँ तेज रोशनी होती है और राजा और उस जादुई जिन्न का अंत हो जाता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर रानी खूब रोने लगती है। हमें पता है रानी साहिबा कि ये पल आपके लिए बहुत ही दर्दनुमा पल है, पर आज आपने जो किया है ना, ये एक सच्ची रानी ही कर सकती है। हमें आप पर नाज है रानी साहिबा, नाज है। रानी सुमित्रा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। रानी सुमित्रा की अच्छाई देखकर सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तो इसी तरह एक रानी ने अपने ही राजा का अंत करके अपनी प्रजा के निवासियों को बचाया। उसके बाद रानी सुमित्रा अकेली पूरे राज्य पर राज करने लगी और राज्य के निवासियों के हर सुख दुख की साथी बनकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।